देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी कम रखी जाती है, क्यों? सीधी सी बात है, फिर से हम सूत्र पे काम करेंगे। सूत्र हमारा कहता है C बराबर, समांतर पट्टिका संधारित्र की बात हो रही है, समांतर पट्टिका संधारित्र, इसकी जो धारिता है C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, पढ़े हुए हैं, है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की मध्य दूरी, ये जो D है ये प्लेटों के मध्य दूरी है, अगर इसे कम रखी जाती, कम रखते हैं तो क्या होगा, इसे कम रखने से धारिता बढ़ जाती है। तो एक लाइन में आंसर है D कम होने से धारिता बढ़ती है, इसलिए इसे कम रखा जाता है। प्रश्न नंबर 5 में हम आते हैं आगे। किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है? अभी भी हमने देखा ऊपर न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम किसका है? विद्युत क्षेत्र का है। क्यों? न्यूटन का मतलब क्या है? बल, और कूलम का मतलब क्या है? आवेश। तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इसका उत्तर क्या आएगा? किस भौतिक राशि? तो उत्तर आएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये इसका उत्तर है। और वह सदिश राशि है या अदिश राशि? आगे प्रश्न देखते हैं, वह सदिश राशि है या अदिश राशि? तो स्वाभाविक तौर पर ये क्या है? सदिश राशि है। तो ये जो है सदिश राशि है। ठीक है, आपका उत्तर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है या अदिश राशि? विद्युत फ्लक्स अभी अभी देखे थे, फाई ई क्या होता है? ई डॉट ए। तो डॉट गुणनफल हमेशा क्या होगा? अदिश राशि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या है? धन Q और ये हो गया ऋण Q। तो इसका परिभाषा लिखना है। विद्युत द्विध्रुव एक व्यवस्था है जिसमें विजातीय आवेश होते हैं। दूसरा, या इसको विपरीत आवेश भी कहा जा सकता है, और समान परिमाण में होते हैं। समान परिमाण, विजातीय आवेश, समान परिमाण, और ये दोनों के मध्य जो दूरी होती है वो अल्प दूरी होती है। तो अल्प दूरी। तो इसका अगर परिभाषा बनाना है तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाना है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो विजातीय आवेश समान परिमाण के अल्प दूरी पर होते हैं, इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये परिभाषा है डायरेक्ट। अब किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा अनंत होगा। किसी भी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। वायु का 1, पानी का 80, वायु का होगा 1, पानी का होगा 80, और ये जो धातु है, कोई भी धातु या मेटल, उसका हो जाता है अनंत। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक लिखिए, यह सदिश राशि है या अदिश? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। तो अभी द्विध्रुव आघूर्ण, इसे द्विध्रुव कहते हैं, ये द्विध्रुव है, और इसका आघूर्ण होता है द्विध्रुव आघूर्ण, P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है Q गुणा 2L। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है SI मात्रक क्या आ जाएगा? कूलम मीटर। तो SI मात्रक हमारा आ जाएगा इसका कूलम मीटर। तो SI मात्रक तो बहुत आसान है, कूलम मीटर आ गया। दूसरा, यह सदिश राशि है या अदिश राशि है? बिल्कुल सदिश राशि होगा, क्योंकि इसकी दिशा होती है, दिशा हमेशा कहाँ से हो जाएगा? ऋण से धन की ओर, ऋण Q से धन की ओर इसकी दिशा बनती है। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, क्यों? तो इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं
चूँकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त होती है, जबकि एक बंद वक्र बनाने के लिए क्षेत्र रेखाओं को धन Q से प्रारंभ होकर वापस धन Q में ही समाप्त होना होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। तो ये इसका उत्तर होगा। यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं धन Q से ही प्रारंभ होगी, सदैव धन Q से ही प्रारंभ होगी, और ये जो समाप्त होती है वो ऋण Q में होती है, इसीलिए बंद वक्र नहीं बना पाती। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करते हैं तो इसमें बंद वक्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। अभी हम अध्याय इकाई 2 विद्युत धारा के अंतर्गत आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की कोटि क्या है? अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग। तो इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है इसको अपवाह वेग भी कहते हैं। इसकी कोटि लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, बहुत ही कम कोटि की होती है। तो वेग जो है सूक्ष्म वेग होता है। वही अगर तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दूसरी ओर एक और एडिशनल जानकारी अगर बात करें तो ये है अनुगमन वेग। वैसे ही होता है तापी वेग, मतलब ताप के कारण इलेक्ट्रॉन में जो गति आती है, तो ये होता है लगभग 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड, ताप के कारण इलेक्ट्रॉन में वेग। और ये है अनुगमन वेग, ये बैटरी के कारण आता है। तो अनुगमन वेग जो है बैटरी के कारण आता है, जबकि ये जो है ताप के कारण आता है। तो ताप के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग इतना हो जाता है, ज़्यादा होता है, अपवाह वेग काफ़ी कम होता है। अगला प्रश्न में आते हैं, धारा घनत्व की इकाई क्या है? धारा घनत्व देख लेते हैं। धारा घनत्व जे धारा घनत्व, नाम से समझ आ रहा है, धारा मतलब विद्युत धारा, उसका घनत्व तो I/A। तो इसको अगर परिभाषित करते हैं तो मान लीजिए कि ये चालक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल A है, और यदि इसमें I प्रवाहित हो रही है धारा, तो I/A को हम कह देते हैं धारा घनत्व। तो ये क्या है? एक सदिश राशि है। दूसरी चीज़, इसकी इकाई होगी, I का मतलब एम्पियर और A का मतलब क्षेत्रफल वर्ग मीटर, तो ये इसकी इकाई है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है धारा घनत्व की इकाई। तो धारा घनत्व की इकाई हमारे पास आ गया एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। कौन सी राशि होगी ये? सदिश राशि। अगला प्रश्न देखते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो संधि का नियम है ना, प्रथम नियम है। और ये किस पर आधारित होता है, किस नियम पर आधारित है? तो ये जो है आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। ये आवेश कौन सा है? विद्युत आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। क्यों? क्योंकि प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में जो संधि होती है उसमें आने वाली समस्त धाराओं का मान उससे बाहर जाने वाली समस्त धाराओं के मान के बराबर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं समेशन ऑफ I =
शून्य। यह है प्रथम नियम, इसी को कहते हैं संधि का नियम। अब आई क्या होता है? आई बराबर Q बटा T, आवेश है, आवेश। तो प्रति एकांक समय में जितने आवेश संधि पे आएगी उतना ही आवेश संधि से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए बोला गया है विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आवेश संरक्षण नियम पर ये आधारित है। अच्छा, इसी में एक एक्सटेंड करके जानकारी ले लेते हैं। तो ये तो प्रथम नियम की बात हुई। अगर हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करते हैं तो द्वितीय नियम को लूप नियम भी कहते हैं। यह किस पर आधारित है? इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी भी लूप में या किसी भी बंद पाश में कुल विभवांतर और विद्युत वाहक बलों का योग शून्य होगा। तो V धन E बराबर शून्य हो जाता है। V क्या है? वोल्टेज है। कार्य प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये कार्य है, कार्य को हम ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये वास्तव में किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होगा, प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होगा, और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होगा। ये आवेश इसलिए है क्योंकि इसमें धारा समेशन ऑफ I बराबर शून्य है, और ये ऊर्जा संरक्षण इसलिए है क्योंकि समेशन ऑफ V धन E बराबर शून्य होता है। अगले प्रश्न में हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न धातु, चौथा प्रश्न है, धातुओं और विषय धातुओं में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक नाम से समझ आ रहा है कि ताप में परिवर्तन होने से प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका अगर हम सूत्र की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर, कि धातु और मिश्र धातु में प्रतिरोध ताप गुणांक किसका अधिक होता है? ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोध में भी जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। तो धातुओं में ज़्यादा होता है जबकि मिश्र धातु में कम होता है। इसलिए मिश्र धातुओं का उपयोग हम एक मानक प्रतिरोध बनाने में करते हैं। तो धातुओं में ज़्यादा होगा। तो धातु और मिश्र धातुओं में किसका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है? तो इसका उत्तर है धातु। धातुओं में ज़्यादा होगा। मिश्र धातुओं में ताप के कारण उतना ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है प्रतिरोध में। तो इसका उत्तर धातु। अगला प्रश्न आते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता कब सर्वाधिक होती है? व्हीटस्टोन सेतु क्या है? पहले बना लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है। यह सेतु हमने पढ़ा हुआ है। इस तरीके का 4 प्रतिरोधों का एक व्यवस्था होता है, A B C D इस तरीके से। तो इसमें ये हो गया। वैसे ABCD की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। हम यहाँ पर सीधे प्रतिरोध की बात करेंगे, PQRS। तो इसकी सुग्राहिता सबसे ज़्यादा कब होगी? जब ये चारों प्रतिरोधों के मान समान कोटि में होंगे। समान कोटि मतलब समान ऑर्डर में होंगे। मतलब अगर ये 5 ओम है तो ये भी लगभग उसी के आसपास हो, 5-6 ओम के आसपास। Q भी, R भी उसी के आसपास हो, 5-6 ओम के आसपास। तो उसी कोटि में होना चाहिए, 5, 6, 10 इस तरीके से। अगर ये 5 है, यहाँ पर 500 लगा देंगे तो सुग्राहिता उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो समान कोटि में होने से चारों प्रतिरोध, तो व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता अधिक होती है, सर्वाधिक होती है।